फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक। अभी अब आगे कंटिन्यू करेंगे जेट ट्रांसफॉर्म में। अभी तक मैंने जेट ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल गिवन का कैसे निकालते हैं, उसके आरओसी से कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन को हम डील करते हैं, कैसे उस आरओसी से कॉजल बताते हैं सिस्टम को, कैसे आरओसी से स्टेबल बताते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। कैसे आरओसी होता है राइट साइडेड नेचर का, लेफ्ट साइडेड सिग्नल नेचर का है तो कैसा आरओसी होता है। अगर फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हो गया तो कैसा आएगा। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल अगर आपका आ गया तो आरओसी ऑलमोस्ट इंटायर जेट प्लेन होता है। उसमें दो ही पॉइंट बचते हैं, एक जीरो वाला पॉइंट जो स्मॉलेस्ट रेडियस पॉसिबल है, मतलब एक तरह से जीरो रेडियस, एक तरह से कुछ भी नहीं, एक पॉइंट हो जाएगा, रेडियस तो होगा नहीं, और जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक रेडियस है। यही दो पॉइंट इंक्लूड या एक्सक्लूड होंगे फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के केस में। तो अगर कोई आपसे पूछे फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का आरओसी क्या होगा, तो कहना इंटायर जेट प्लेन होगा। अब जीरो और इन्फिनिटी इंक्लूड या एक्सक्लूड होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा, मैंने बताया था। जीरो पॉइंट इंक्लूड एक्सक्लूड कब हो जाएगा, अगर सिग्नल का थोड़ा सा भी पार्ट राइट साइड में चला गया जीरो के। अगर जीरो के राइट साइड में थोड़ा सा भी पार्ट चला गया, जीरो पॉइंट आरओसी में कभी इंक्लूड नहीं हो सकता, पहली बात। और इसी तरह से जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट, अगर सिग्नल का थोड़ा सा भी पार्ट जेड लेफ्ट में चला गया, एन इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में, मतलब n-1 के लिए, -2 के लिए, अगर यहाँ पे चला गया तो वो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट कभी आरओसी में इंक्लूड नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखो। तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल होगा, सपोज फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल मैंने ले लिया -1 से 1 के लिए, ये लेफ्ट में भी थोड़ा सा चला गया, जीरो से लेफ्ट में, ये राइट में भी चला गया, इसका पोर्शन जीरो के राइट में जैसे गया, जेड इज इक्वल टू जीरो पॉइंट आप आरओसी में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी तरह से जैसे लेफ्ट में गया जीरो के, आप जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं कर पाओगे। ये है कैसा, फाइनाइट ड्यूरेशन -1 से 1 के लिए, तो इसका आरओसी इंटायर जेट प्लेन होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग जेड इज इक्वल टू जीरो, एक्सक्लूडिंग जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मैं एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल ले लूँ फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 के बीच में, तो ये कैसा है, पूरा राइट में, इसका कोई पोर्शन लेफ्ट में नहीं गया। अगर कोई भी पोर्शन लेफ्ट में इसका नहीं गया तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो आरओसी में। लेकिन इसका पोर्शन n इज इक्वल राइट साइड में चला गया कि नहीं, n इज इक्वल टू जीरो के राइट साइड में इसका पोर्शन एग्जिस्ट करता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, किसी एक पे एग्जिस्ट कर जाए तो इसके आरओसी में z इज इक्वल टू जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब इसका आरओसी फाइनाइट ड्यूरेशन है तो इंटायर जेट प्लेन होगा, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी एंड एक्सक्लूडिंग जीरो। इसी तरह से पूरा लेफ्ट में हो तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फाइनाइट ड्यूरेशन का। अब हम देखेंगे कोई जेट ट्रांसफॉर्म गिवन है। अभी मैंने बताया जेट ट्रांसफॉर्म गिवन है तो उसके पहले नंबर ऑफ पोल्स निकाल लो। हर नंबर ऑफ पोल्स के करस्पॉन्डिंग एक रेडियस होगा, तो आरओसी में रेडियस को हमको कंसीडर करना है, ना कि पोल्स के कॉम्प्लेक्स वैल्यू को। मैंने बताया था 3+4 जो तो वो रेडियस 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आप हमेशा ध्यान रखना। जितने पोल्स होंगे उन पोल्स, आरओसी में कभी पोल्स नहीं आएगा, आप देखना कितने पॉसिबल आरओसीज हो सकते हैं। जितने पॉसिबल आरओसीज हो सकते हैं उतने इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे जेड इज इक्वल टू 1/2 एक पोल था, तो जेड ग्रेटर देन 1/2 आरओसी हो सकता है, जेड लेस देन 1/2 एक आरओसी हो सकता है। जेड लेस देन 1/2 जो लेस देन वाले होंगे आरओसीज, उनके लिए इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म किस नेचर का होता है, u ऑफ -n नेचर का होता है। मॉड जेट ग्रेटर देन 1/2 या मॉड जेट ग्रेटर देन सम आर वैल्यू, उसके लिए इस आरओसी के लिए इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म किस नेचर का होता है, u ऑफ n नेचर का। शिफ्टेड यूनिट स्टेप हो सकता है, लेकिन राइट साइडेड वाला u ऑफ n वाला, u ऑफ -n वाला वो शिफ्टेड भी हो सकता है, लेकिन u ऑफ -n नेचर का होगा अगर मॉड जेट लेस देन क्या है, सम वैल्यू R1, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखेंगे 2-3 एग्जाम्पल के साथ। फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा सीधे क्वेश्चन, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम रह गई है उस पे क्वेश्चंस, और सीधे जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है मैं वो टैकल करूंगा। बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया कैसे इन प्रॉपर्टीज का वहां यूज करना है, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, x ऑफ z इज इक्वल टू, अभी मैंने लिया था 1-1/4 जेड इनवर्स इंटू सपोज 1-1/3 जेड इनवर्स से, ठीक है। आरओसी सपोज एग्जाम में नहीं गिवन है, तब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपको बताता हूं। जेड इनवर्स को यहां x मान लो, तो इसका पहले हमेशा क्या किया करो, पार्शियल फ्रैक्शन किया करो। क्या किया करो, हमेशा इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, सिंपल है, a अपान समथिंग आता है, ये 1 + x मान लो, इसको जेड इनवर्स को x मान लो, इसको जेड इनवर्स को, तो दो
पोर्शन है दोनों का a अपान 1 माइनस 4 जेड इनवर्स आएगा प्लस b अपान 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है, अगर नहीं आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी पार्शियल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, आपको जेट ट्रांसफॉर्म के केस में भी, क्योंकि इस पूरे का एक साथ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन सम कांस्टेंट अपान 1 माइनस 4 जेड इनवर्स इसका लिख सकता हूँ, सम कांस्टेंट अपान 1 माइनस 3 जेड इनवर्स इसका लिख सकता हूँ। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधे ए और बी की वैल्यू लिखता हूँ, वहाँ से आपको सीधे क्या बताऊँगा, रिजल्ट बताऊँगा, लिखना सिखाऊँगा इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1/4, जेड की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल आउट होगा आपका, तो 1/4 रखनी है, तो जेड इज इक्वल टू जेड इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जेड इनवर्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4/3 1 माइनस 4/3, तो ये आएगा 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, ये आ जाएगा, या इसको इस तरह से लिख देते हैं -1/3 इतना, ठीक है। और जब इसको निकालेंगे तो जेड इनवर्स की वैल्यू 3 यहाँ रख देंगे, तो 3/4 1 माइनस 3/4 1/4 आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू 4 रखनी है तो 4/3, दिस इज 1 मिनट 1 माइनस, यहाँ जेड की वैल्यू क्या रखनी है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 4 रखनी है, तो जेड इनवर्स 4 रखेंगे तो 4/3 1 माइनस 4/3 माइनस 1/3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्चुअल में -3, और यहाँ आ जाएगा जब रखेंगे जेड इनवर्स की वैल्यू इस 3 आएगी, तो 3 रखेंगे 3/4 1 माइनस 1 3/4 1/4 यहाँ रखेंगे, तो प्लस 4 अपान 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करना यही आएगा, -3 अपान 1 माइनस 1/4 जेड इनवर्स, 4 अपान 1 माइनस 1/3 जेड इनवर्स। और पार्शियल फ्रैक्शन की आप घर पे प्रैक्टिस खुद से करिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में कभी बार टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप इफेक्टिवली पार्शियल फ्रैक्शन निकालना नहीं जानते हैं तो वो टाइम अननेसेसरली आपका एग्जाम में खर्च होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन को जल्दी कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके कितने पोल्स थे, यहाँ पे अगर पोल्स निकालोगे तो ये z इज इक्वल टू 1/4 पे पोल्स था, z इज इक्वल टू 1/4 पे, एक पोल था z इज इक्वल टू किस पे, 1/3 पे। तो कितने ROCs पॉसिबल हो सकते हैं बताओ। अगर मैं प्लॉट करूं 1/4 वाला रेडियस, तो ये 1/4 वाला है, 1/3 1/4 से बड़ा होगा कि छोटा, 1/3 इससे बड़ा होगा। तो कितने ROCs पॉसिबल हैं, एक लेस देन इसके लिए ROC पॉसिबल है, एक ग्रेटर देन 1/3 के लिए पॉसिबल है, और एक इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3। तो कितने ROCs पॉसिबल है, यहाँ पे मॉड z ग्रेटर देन 1/3 एक पहला ROC, मॉड z लेस देन 1/2 एक दूसरा ROC, मॉड z ग्रेटर देन 1/2 नहीं है 1/4, मॉड z ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन क्या, 1/3। अब इन तीनों के करस्पॉन्डिंग इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म, 3 ROCs के करस्पॉन्डिंग 3 इन्वर्स ट्रांसफॉर्म होंगे। कैसे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो मैं इसी क्वेश्चन से आपको सिखा दे रहा हूं कि ROC का कितना इंपॉर्टेंस है इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म लिखने में। तो यहां देखो, पहला मैंने ROC ले लिया मॉड z ग्रेटर देन 1/3 के लिए, मैंने क्या ले लिया, मॉड z ग्रेटर देन, ओवरऑल ROC क्या है आपका, मॉड z ग्रेटर देन 1/3 है। इसका पोल कहां पे है, z इज इक्वल टू 1/4 पे, इसका पोल कहां पे है, z इज इक्वल टू 1/3 पे। अब अगर ROC मैंने बताया था मॉड z ग्रेटर देन R1 नेचर का होगा, और ओवरऑल ROC मॉड z ग्रेटर देन सम R वैल्यू के नेचर का होगा। इसका कैसे पॉसिबल है ये ROC, जब सारे सिग्नल कैसे हों, राइट साइडेड नेचर के हों, तो उनका ओवरऑल ROC कैसा आता था, मॉड z ग्रेटर देन R नेचर का आता था कि नहीं। पहले वाले का मॉड z ग्रेटर देन R1 नेचर का, दूसरे वाले का मॉड z ग्रेटर देन R2 नेचर का, तीसरे वाले का मॉड z ग्रेटर देन R3 नेचर का। तो ओवरऑल ROC क्या होता था, मॉड z ग्रेटर देन आइदर R1
R1 या R2 या R3, इन्हीं तीनों के ROC का रिजल्ट आता था। तो ओवरऑल ROC क्या लेना है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 लेना है। मतलब जितने सिग्नल्स हैं, जितने इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म है, वो किस नेचर के लिखे जाएंगे, यूएन नेचर के। सारे कैसे होंगे, राइट साइडेड नेचर के होंगे। तो यहां से लिखो इसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म 1/1 - 1/4 जेड इनवर्स का इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म। अगर इसको राइट साइडेड मानना है तो राइट साइडेड में क्या मानोगे, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 मानोगे। और इसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आपका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म होगा यूएन नेचर का, क्या आ जाएगा, -3 तो मल्टीप्लाई रहेगा, 1/1 - a जेड इनवर्स का होता है 1/4 की पावर n u ऑफ n। ठीक है, इसका क्या है, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 का लिखना है, तो ये भी राइट साइडेड नेचर का है। क्या आ जाएगा, +4 बाहर, 1/1 - a जेड इनवर्स का 1/3 की पावर n, क्या आएगा, u ऑफ n। अगर इन दोनों का अगर ओवरऑल देखते, इसका ROC है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4, इसका ROC है मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3। ओवरऑल समेशन का क्या होगा ROC, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 4 इंटरसेक्शन विद मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, क्या आएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3। तो यही ROC आ रहा है कि नहीं। तो इस ROC के लिए लिखना है, तो मॉड जेड ग्रेटर देन R1 या ग्रेटर देन R के लिए अगर किसी जेट ट्रांसफॉर्म का इनवर्स लिखना है तो सारे सिग्नल कौन वाले आएंगे, सारे इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आएंगे U1 वाले। तो 1/1 - 4 जेड इनवर्स के लिए UN वाला क्या आता है, 1/4 की पावर n UN आता है। अगर इसी के लिए लेफ्ट साइडेड होता तो इसी को कैसे लिखते हैं, 1/4 की पावर n u ऑफ -n -1 बाहर माइनस साइन। तो देख लो किस ROC के लिए लिख रहे हो। अगर राइट साइडेड वाले के लिए लिख रहे हो तो UN आएगा, लेफ्ट साइडेड वाले या इनवर्ट डायरेक्टेड के लिए लिख रहे हो तो u ऑफ -n -1 आएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा ROC क्या है, मॉड जेड लेस देन 1/4। मॉड जेड लेस देन 1/4 कैसा है ROC, मॉड जेड लेस देन R1 नेचर का है। तो आपने पढ़ा था कई लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो, मैंने बताया था आपको मॉड जेड लेस देन R1 हो, मॉड जेड लेस देन R2 हो, मॉड जेड लेस देन R3 हो, तो ओवरऑल जो ROC होता था लेफ्ट सारे लेफ्ट साइडेड सिग्नल का, उसका ओवरऑल ROC क्या होता था, मॉड जेड लेस देन इन तीनों का इंटरसेक्शन, और इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आता था, मॉड जेड लेस देन समथिंग नेचर का, है ना। तो यहां भी ओवरऑल ROC मॉड जेड लेस देन समथिंग नेचर का है। मतलब सारे इंडिविजुअल सिग्नल्स जिनके इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिखने हैं सारे लेफ्ट साइडेड हैं। लेफ्ट साइडेड में कौन से आता है, u ऑफ -n -1। तो ओवरऑल ROC अगर मॉड जेड लेस देन r नेचर का है तो सारे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में कौन सा फंक्शन आएगा, u ऑफ -n -1 वाला आएगा। तो अब लिखते हैं, आपने पढ़ा था -a टू द पावर n u ऑफ -n -1 का क्या होता है, 1/1 - a जेड इनवर्स। तो आप सारे लेस देन R1 के लिए लिखना है तो सारे कैसे होंगे, इनवर्ट डायरेक्टेड होंगे। तो इसको लिखो, इनवर्ट डायरेक्टेड वाले को क्या लिखो, इसका कितना, -3 को बाहर रखो, 1/1 - 1 a जेड इनवर्स का क्या होता है, -a टू द पावर n, 1/a की वैल्यू 4n है, u ऑफ -n -1 यही होता है, प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ 4 को बाहर रखो, ये क्या आएगा, 1/1 - a जेड इनवर्स का कैसे लिखना है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइडेड सिग्नल वाला, मतलब u ऑफ -n -1 वाला लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर, माइनस साइन बाहर होता है वहाँ पे un, u ऑफ -n -1। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को ध्यान से, क्या हुआ, ओवरऑल जेड ट्रांसफॉर्म का कैसे निकाला, ओवरऑल और उसी मॉड जेड लेस देन 1/4 के लिए निकाला। ध्यान से देखो, अगर इसका मैं जेड ट्रांसफॉर्म लिखता, ये लेफ्ट साइडेड है, इसका ROC आता मॉड जेड लेस देन 1/4, और इसका लिखता अगर लेफ्ट साइडेड है मॉड जेड लेस देन 1/3, तो ओवरऑल समेशन का जो ROC होता मॉड जेड लेस देन 1/4 एंड मॉड जेड लेस देन 1/3, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल तो यही आता मॉड जेड क्या, लेस देन 1/4। तो इसी के करस्पॉन्डिंग आपने क्या लिख दिया, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। अब तीसरा क्या बचा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म किसके लिए लिखना है,
यहाँ पे कौन सा पोल आया, z इज इक्वल टू 1/4 वाला, या कौन सा a आया, 1/4 वाला a यहाँ आ रहा है, तो उसको किसके लिए लिखना है, मॉड z ग्रेटर देन 1/4 के लिए लिखना है। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग 1/4, जहां पे a 1/4 है, वहां पे कौन सा un मिलेगा, u ऑफ -n-1 वाला कि un मिलेगा, ये इसको लिखना है मॉड z ग्रेटर देन 1/4 के लिए, तो कौन सा मिलेगा, un मिलेगा, राइट साइडेड वाला मिलेगा। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, -3 इंटू इसका क्या आता है, अगर इसका लिखना हो 1/1 - a z इनवर्स का जेट इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म या जेट ट्रांसफॉर्म, तो क्या होता है a टू द पावर n un, अगर un के फॉर्म में लिखना 1/4 की पावर n un। दूसरा वाला 1/3 पे है, 1/3 वाले के करस्पॉन्डिंग यहाँ आरओसी किस नेचर का है, मॉड जेड लेस देन 1/3 का नेचर का है। मतलब ये यहाँ पे कैसा सिग्नल आएगा, इनवर्ट डायरेक्टेड आरओसी है, तो कैसा, इसके करस्पॉन्डिंग 1/3 के करस्पॉन्डिंग इनवर्ट डायरेक्टेड आरओसी है। मतलब ये कैसा होगा, एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा। लेफ्ट साइडेड सिग्नल मतलब क्या, u ऑफ -n-1 नेचर का होगा, u ऑफ -n- नेचर का होगा। तो 4 को बाहर रखो, 1/1 - az इनवर्स का होता है -a की पावर n u ऑफ -n-1, क्या आ जाएगा, -1/3 की पावर n u ऑफ -n-1। अब ध्यान से देखो, अगर यही सिग्नल होता आपका टाइम डोमेन में, इसका आरओसी आता un है, तो राइट साइडेड ग्रेटर देन 1/4 आता, इसका आरओसी आता लेफ्ट साइडेड लेस देन 1/3। इन दोनों का इंटरसेक्शन करते समेशन करने के लिए, तो एक ग्रेटर देन 1/4 है, एक लेस देन 1/3 है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता, ये आता। तो आपके 3 रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पॉसिबल थे, 3 आपके आरओसीज पॉसिबल थे, इसीलिए 3 इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आया, एक ये आया, एक आपका ये आया, और एक और आया था जो मैंने लिखा था, जिसमें केवल क्या आए थे, -3 1/4 की पावर n un, एक ये आया था, प्लस 4 इंटू 1/3 की पावर n u ऑफ क्या n, एक ये आया था। एक में सारे un थे, एक में सारे u ऑफ n-1 है, एक में एक un है, एक क्या है, u ऑफ -n-1। तो देखो ध्यान से, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 आरओसी में आपका इंक्लूड होगा मॉड जेड इज इक्वल टू 1 की नहीं होगा, तो ये वाले के करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म लिखा, वो किस एच को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक स्टेबल एलटीआई सिस्टम को। इसके करस्पॉन्डिंग कौन था, ये वाला था, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच एक स्टेबल एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड जेड लेस देन 1/4 कहां पे है, और ये किस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉजल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, इसमें n लेस देन 0 के लिए एच क्या है, 0, तो ये कॉजल सिस्टम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आरओसी मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 होगा, और बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पॉइंट को भी इंक्लूड करेगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम को। अगला देखो, मॉड जेड लेस देन 1/4 के लिए ये आ गया, ठीक है, मॉड जेड लेस देन 1/4 में मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अनस्टेबल सिस्टम को, पहली बात। और साथ में ये n लेस देन 0 के लिए, और जैसे मैंने बताया था कॉजल सिस्टम के लिए आरओसी किस नेचर का होना चाहिए, हमेशा मॉड जेड ग्रेटर देन R1 नेचर का होना चाहिए, और साथ में इन्फिनिटी इंक्लूड करना चाहिए। अगर मॉड जेड लेस देन R1 नेचर का है तो कॉजल हो ही नहीं सकता है, किसको करेगा, नॉन कॉजल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ये वाला आरओसी देखो, यहां पे भी नॉन कॉजल है, क्योंकि मॉड जेड ग्रेटर देन R1 नेचर का है ही नहीं, ये मॉड जेड ग्रेटर देन R1 एंड लेस देन R2 नेचर का है, तो ये नॉन कॉजल। और यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। अब अभी एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, मैं एक ही क्वेश्चन लेके सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, आपको यही जेड ट्रांसफॉर्म दे देते, वो कहते क्या, x ऑफ जेड 1/1 - 1/3 जेड इनवर्स, और क्या है 1 - 1/4 जेड इनवर्स, यही था। आपको क्या कहते, आरओसी जब तक गिवन नहीं है तो आप एग्जैक्ट जस्ट ट्रांसफॉर्म नहीं बता सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, अगर आपका आरओसी नहीं गिवन है तो आप हमेशा क्या मानोगे, आरओसी को राइट साइडेड वाला आरओसी मान के आपको इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालना चाहिए। क्यों, क्योंकि जनरली राइट साइडेड जो होता है वो किस तरह का सिस्टम होता है, कॉजल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। और प्रैक्टिकली जो सिस्टम यूज होते हैं, जो प्रैक्टिकली आप डिजाइन कर सकते हो लाइफ सिस्टम को, वो हमेशा कॉजल सिस्टम होता है। तो इन जनरल अगर आरओसी नहीं गिवन है तो ओवरऑल आरओसी आप पोल से बता सकते हो कितने आरओसी पॉसिबल हैं, उसमें वो वाला आरओसी कंसीडर किया करो जिसमें ओवरऑल आरओसी कैसा हो, राइट साइडेड नेचर का, या मॉड जेड ग्रेटर
ग्रेटर देन आर नेचर का हो आरओसी, वो आरओसी कंसीडर किया करो। जैसे अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आरओसी गिवन नहीं होता और कहता कि इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बताओ, तो बेस्ट आंसर किसके लिए सही होता? जो मैंने इसके लिए निकाला था, राइट साइडेड के लिए। हमेशा क्या मानो? आरओसी को राइट साइडेड वाला मानो। ओवरऑल जो मॉड जेड ग्रेटर देन आर वाला आरओसी जो पॉसिबल है आपके पोल के लोकेशन से आप बता सकते हो, तो मॉड जेड ग्रेटर देन आर वाला जो होगा वो नॉर्मली किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉजल सिस्टम को। अगर मॉड जेड ग्रेटर देन आर है, साथ में इंफिनिटी इंक्लूड कर ले। तो अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो किस आरओसी के लिए इनवर्स निकालोगे? क्योंकि आरओसी कितने पॉसिबल हैं वो आप पोल की लोकेशन से बता सकते हो। तो किसके लिए निकालोगे? मॉड जेड ग्रेटर देन आर वाला जो आरओसी होगा वो एक ही होगा कोई, उसके लिए आप निकालोगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। अब इसी क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है? जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 वाले के करस्पॉन्डिंग जो आंसर होता वही क्या होता? करेक्ट। अब अगली चीज क्या पूछी जा सकती थी आपसे? इसको क्वेश्चन को कैसे इंफॉर्मेशन को इनडायरेक्टली देते? जो आरओसी आपका था उसको इनडायरेक्टली भी आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकता था। अब देखो ध्यान से कैसे हो सकता था। अब देखो मैं उसको रिलेट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में, सब कुछ तीनों लिखे गए हैं। तीनों में से कौन आंसर पॉसिबल हो सकता था? क्योंकि 3 इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इसके पॉसिबल हैं। कौन आंसर होगा वो कैसे आप बताओगे? आरओसी पे डिपेंड करेगा। आरओसी की इंफॉर्मेशन कई बार क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन होती है, वो मैं आपको रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं यही कहता कि इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करो एक्स ऑफ जेड का। कैसे? अगर ये एक कॉजल और एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स हो, अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? एक कॉजल और एलटीआई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो देखो ध्यान से, कॉजल होने के लिए आरओसी किस नेचर का होना चाहिए? मॉड जेड ग्रेटर देन आर नेचर का, है ना। और साथ में मॉड जेड ग्रेटर देन आर नेचर का होना चाहिए, साथ में जेड इज इक्वल टू 1 पॉइंट को इंक्लूड कर ले तो कॉजल और स्टेबल होगा। तो कौन सा आरओसी पॉसिबल होता? केवल ये आरओसी पॉसिबल होता, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3, जिसमें वो कॉजल भी होता और साथ में क्या होता? मॉड जेड इज इक्वल टू 1 इंक्लूड करता, स्टेबल होता। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 के लिए इनवर्स लिख लेते, तो यही आपका क्या आ जाता? आंसर। दूसरी तरह से क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता था? ध्यान से देखो, वो कहता जो ये जेड ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ जेड, अपने आरओसी में एक पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेता, वो 2 + 3j को इंक्लूड करता है। वो क्या कहता? इसका आरओसी इस तरह से डिफाइंड है, ये अपने आरओसी में 2 + 3j पॉइंट इंक्लूड करता है। आरओसी तो 3 ही पॉसिबल हो सकते थे, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3, मॉड जेड लेस देन 1/4 एंड ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1/4। ठीक है, ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3, 3 आरओसी पॉसिबल। वो कह रहा है वो वाला आरओसी लेना है जिस आरओसी में 2 + 3j पॉइंट आपका क्या है? इंक्लूड आए। तो आरओसी के लिए आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं चाहिए होती, क्या चाहिए होता? मैग्नीट्यूड चाहिए होता। 2 + 3j का मैग्नीट्यूड कितना है? √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √13। √13 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है। तो वो वाला आरओसी सेलेक्ट करना है जिसमें 3 पॉइंट समथिंग क्या है? इंक्लूड हो। मॉड जेड इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग इंक्लूड हो। किस में आएगा बताओ? मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 में ही तो √13 आ सकता है। लेस देन 1/4 में तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा नहीं। ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3 में भी 3 पॉइंट नहीं आ सकता। ग्रेटर देन 1/3 में बढ़ते जाओगे तो कभी बढ़ के 3 पॉइंट समथिंग भी आएगा। मतलब कौन से आरओसी के लिए इनवर्स निकालना है? इसके लिए। इसी के लिए आपको मैं दे सकता था कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2j, है ना, 1/4 प्लस 1/2j। आरओसी में 1/4 प्लस 1/2j पॉइंट इंक्लूड करे तो इसका मॉड जेड निकालोगे तो मॉड जेड आएगा √1/16 प्लस √1/4। इसकी वैल्यू आएगी आपका √5/16, √5/16। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो √5/4 आएगी। √5 की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग अपान 4 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ के बराबर कहीं आएगा। तो ये वाला हाफ वाला पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए। हाफ वाला पॉइंट देखो किस आरओसी में आएगा? ग्रेटर देन 1/3 वाले में हाफ पॉइंट आएगा क्या? आ सकता है। लेस देन 1/4 में हाफ 1/2 आ ही नहीं सकता। ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3, तो ग्रेटर देन 1/3 वाले में भी हाफ पॉइंट आ सकता है। ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/3, लेस देन 1/3 वाले में हाफ पॉइंट आएगा क्या?
नहीं आ सकता। 1/2 तो 1/3 से क्या होता है, बड़ा, तो 1/3 से कम तो 1/2 हो ही नहीं सकता। मतलब 1/2 पॉइंट किस में आ सकता है, केवल 1/3 से बढ़ते बढ़ते आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, 1/2 तक पहुँच सकते हो। तो ये वाले आरओसी में 1/2 पॉइंट आ सकता है, इंक्लूड हो सकता है, तो ये आरओसी का पार्ट है। तो मॉड जेड ग्रेटर देन 1/3 के लिए मैं क्या लिख लूंगा, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, किसके लिए, इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और इसी तरह से कई पॉइंट्स ऐसे मैं बना सकता हूं जो पॉइंट्स 1/4 और 1/3 के बीच लाई करें। उस पॉइंट को अगर आरओसी में इंक्लूड करना है तो कौन सा आरओसी लेना पड़ेगा, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लिखोगे, ये वाला आ जाएगा। ऐसे भी पॉइंट्स मैं सेलेक्ट कर सकता हूं जिसके लिए जो पॉइंट मॉड जेड लेस देन 1/4 वाले में लाई करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जेड ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। तो वहां से देखना आरओसी को इनडायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कॉजल और स्टेबल के टर्म में या किसी पॉइंट के टर्म में। तो उससे आपको देखना पड़ेगा कौन सा आरओसी इस कंडीशन के लिए वैलिड आरओसी है, जो वैलिड आरओसी होगा उसके करस्पॉन्डिंग वाला इनवर्स लिख लो। अगर मॉड जेड ग्रेटर देन आर नेचर का है अगर आरओसी ओवरऑल, तो सारे जितने इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होंगे सारे यूएन नेचर के होंगे, जितने भी होंगे 1/1 - 4 जेड इनवर्स 1 - 3 जितने होंगे। अगर मॉड जेड लेस देन R1 नेचर का है ओवरऑल आरओसी, तो सारे कितने कैसे नेचर को होंगे, U ऑफ -n - 1 नेचर के। और अगर आरओसी ऐसे नेचर का है ग्रेटर देन समथिंग एंड लेस देन समथिंग, तो कुछ आएंगे U ऑफ -n - 1 नेचर के और कुछ आएंगे UN नेचर के अंदर। तो इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो आगे हम सिंपली ये सारा चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप तो हमें केवल क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन डिस्कस करना है बेस्ड ऑन जेड ट्रांसफॉर्म जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे इन चीजों को मैं रिलेट करके आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा, ठीक है।